हेलो बच्चों, मैं नीतू मुंजाल। आज मैं आपको कक्षा 10 व्याकरण का एक विषय पद परिचय पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन इस विषय से पहले आपको संज्ञा और संज्ञा के भेद, सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, विशेषण विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, अव्यय और अव्यय के भेद, आप सभी को इसकी परिभाषा आनी चाहिए, तभी आप यह विषय समझ पाएंगे। और मैं बीच बीच में से इन सब की परिभाषा भी आपको बताती चलूँगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहली परिभाषा शब्द। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। जैसे उदाहरण दिया है कमल। अब कमल दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बना है और इसका अर्थ भी निकल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, लेकिन जिसका क्या निकलना चाहिए? सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। दूसरी परिभाषा पद। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उदाहरण देखिए, कमल खिला है। जब कमल अकेला था तो वो क्या था? शब्द। अब कमल का यूज़ कहाँ पे कर दिया? वाक्य में। कमल खिला है, तो अब कमल को शब्द नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? पद कहेंगे। अगर कमल अकेला होता तो शब्द। जब इसका प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं ना, तो ये शब्द ना होकर क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अगली परिभाषा पद परिचय। पद का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसे अगर हमें कोई कहे कि अपना परिचय दो, तो हम क्या बताते हैं? अपना नाम बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, हम कहाँ रहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में। वैसे ही अगर आपके पास कोई वाक्य दिया आएगा और उसमें किसी एक पद के नीचे अंडरलाइन या रेखांकित किया आएगा, तो आपको बताना है कि व्याकरण की दृष्टि से वह पद क्या है, तो उसका परिचय देना है। इसे क्या बोलते हैं? पद परिचय। अब आप समझ सकें इसलिए एक रेखा चित्र बनाया है, पहले आप उसे समझिए, फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। अब इस पद परिचय के लिए जो रेखा चित्र बना है उसके कितने हिस्से बनाए हैं? 6। पहले के नीचे लिखा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। अब प्रश्न कैसे आएगा? कोई भी एक वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य में किसी भी पद के नीचे रेखांकित करके आपसे पूछा जाएगा इसका पद परिचय दीजिए, ठीक है। रेखांकित पद का परिचय दीजिए। तो या तो वो पद संज्ञा होगा, या वो पद सर्वनाम होगा, या विशेषण, या वह पद क्रिया या क्रिया विशेषण या अव्यय होगा। इसके अलावा कोई और पद नहीं होगा। अब रेखांकित पद का परिचय देना है तो उसमें क्या क्या बताना है, वही इस रेखा चित्र से बताया है। सबसे पहले नंबर पर है संज्ञा। अगर संज्ञा दी है, यानी कि किसी भी वाक्य में जो रेखांकित पद है, अगर वो संज्ञा है, सबसे पहले आप पहचान करेंगे कि वो पद है क्या। अगर वह संज्ञा है तो फिर आपको क्या बताना है कि पहले वह कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है। फिर आपको दूसरे नंबर पर लिखा है ना, चित्र में लिखा है, देखिए सब लिखा है ना चित्र में, तो वहाँ पे देखिए लिंग लिखा है। उसके बाद आपको बताना है कि लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग। फिर आपको क्या बताना है? वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन है। फिर आपको बताना है कारक कौन सा है, कर्ता या कर्म या करण। आपको पता है ना, विभक्ति लगी होती है, पहचान हो जाती है कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संपादान के लिए आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे, तो विभक्ति लगी होगी, आपको पता चल जाएगा कौन सा कारक है, ठीक है। अब इसी को पहला जो पार्ट है संज्ञा वाला, उसको समझने के लिए नीचे उदाहरण दिया गया है। देखिए पहला उदाहरण, रमा अच्छी गायिका है, तो रमा के नीचे रेखांकित किया है। अब ऐसे ही आपके पास पेपर में आएगा, रमा के नीचे रेखांकित करके कि रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो रमा क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये संज्ञा है, ठीक है। तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो उसके आगे लिख देंगे, रमा के आगे लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर क्या देखना था? लिंग कौन सा है। लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
स्त्रीलिंग। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे रमा को आपको देखकर पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग है। कभी कभी कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि आपको कन्फ्यूज़न होती है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, हमेशा याद रखना। मान लो एक शब्द आ गया सुख, ठीक है, सुखी, या फिर एक शब्द आ गया दुख, ठीक है, दुख शब्द आ गया, आपको नहीं पता चल रहा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जब भी ना पता चले उसके आगे मेरा या मेरी जोड़ के देखिए। जैसे मैंने बोला दुख, मैंने आगे लिखा मेरी दुख, मेरा दुख। बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको, मेरा या मेरी दुख? मेरा दुख। तो इसका मतलब दुख क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अगर मान लो यही शब्द आता खुशी, तो आप आगे लगा के देखते, आपको पता ना चलता मेरा खुशी या मेरी खुशी, तो मेरी आया, तो ये क्या बन जाएगा, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, एक अच्छी पहचान क्या है, उस शब्द के आगे मेरा या मेरी लगा के देख लो। जो सही लगता है व्याकरण की दृष्टि से, उससे आपको पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फिर आपको क्या बताना है इसी में, वचन। तो आपने देखा रमा क्या है, एक वचन है या बहुवचन, तो एक वचन लिख दिया। फिर आपको बताना है कारक। कारक क्या है, रमा करता है, तो कौन सा कारक आ जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, अब दूसरा कौन सा पार्ट बताया है, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो सेम उसमें भी ये बताना है पहले कि सर्वनाम कौन सा है, फिर बताना है कि लिंग पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, फिर बताना है वचन कौन सा है, एक वचन या बहुवचन, फिर बताना है कि कारक कौन सा है। ठीक है, अब इसके लिए दूसरा उदाहरण दिया गया है ना, आप दूसरा उदाहरण देखिए। वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर लिंग क्या है, क्योंकि वह किसके लिए यूज है, लड़के के लिए, तो लड़का क्या है, पुल्लिंग है, तो लिंग कौन सा हो गया, पुल्लिंग। वचन क्या है, एक वचन। कारक क्या है, कर्ता, क्योंकि वो काम कर रहा है। ठीक है, तो कर्ता कारक। आगे तीसरा देखिए, विशेषण। अब विशेषण में आपको बताना है कि ये कौन सा विशेषण है। पहली बात तो कौन सा विशेषण है, गुणवाचक है, ठीक है, और संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक विशेषण है। पहले विशेषण का प्रकार बताना है, फिर ये बताना है कि विशेषण किसके लिए प्रयोग किया है। अब विशेषण जिसके लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, विशेष्य। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपको दूसरे नंबर पे बताना है कि विशेष्य क्या है, कि विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है। अब इसके लिए अगला उदाहरण देखेंगे, उदाहरण संख्या 3। रेखा सुंदर लड़की है, सुंदर के नीचे रेखांकित है, तो सुंदर क्या है, गुणवाचक विशेषण, बता दिया। अब सुंदर विशेषण प्रयोग हुआ है किसके लिए, रेखा के लिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे विशेष्य क्या है, रेखा। विशेषण जिसके लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या बन जाता है, विशेष्य। तो विशेष्य क्या बन गई, रेखा। तो विशेषण में आपको पहले बताना है कि विशेषण कौन सा है, फिर विशेष्य बताना है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो सुंदर विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है। अब 4th नंबर पे क्या है, क्रिया। जब भी क्रिया के नीचे अंडरलाइन किया जाएगा तो क्रिया में सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा है। पहले बताना है लिंग, कि ए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सबसे पहले क्रिया का प्रकार बताएंगे कि सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया। ठीक है, पहला काम यही करना है, लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, फिर वचन एक वचन है या बहुवचन। लेकिन क्रिया में क्या चेंज हो गया, इसमें आपको काल बताना है। ठीक है, कि वर्तमान काल है, भविष्यत काल है, या भूत काल है। ठीक है, अब इसके लिए उदाहरण संख्या देखिए आगे 4। राम क्रिकेट खेलता है ना, तो खेलता है कि नीचे अंडरलाइन है, तो ये क्रिया है। आपको बताना है सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पे लिखा है सकर्मक क्रिया। अब आपको पहचान नहीं आती तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, आप उस वीडियो को देखना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक क्रिया कहाँ पे होती है, अकर्मक क्रिया कहाँ पे होती है। तो खेलता है क्या है, सकर्मक क्रिया। और लिंग कौन सा है, राम के लिए है तो पुल्लिंग है। ठीक है, वचन क्या है, एक ही लड़का खेल रहा है तो एक वचन। और क्रिया जो हो रही है कब हो रही है, वर्तमान काल में होती है। ठीक है, जो एट प्रेजेंट हो रही है, तो इसका मतलब काल कौन सा हो गया, वर्तमान काल। ठीक है, आगे चलें। आगे है क्रिया विशेषण। आपको देखना है रेखांकित शब्द अगर क्रिया विशेषण है तो आपको बताना है, सिर्फ यही बताना है कि क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है। पहला प्रकार लिखा है रीतिवाचक। रीतिवाचक होता है कि किस प्रकार क्रिया हो रही है। ठीक है, क्रिया की रीति क्या है, प्रकार क्या है। प्रकार मतलब कि धीरे धीरे,
वह धीरे धीरे चलती है। तो ये क्रिया का प्रकार है कि कैसे चलती है। ठीक है, मंद मंद मुस्कुराती है। तो प्रकार पहला रीतिवाचक, दूसरा होता है क्रिया विशेषण स्थानवाचक, कि क्रिया विशेषण को देखने के बाद आपको पता चले कि ये स्थान के बारे में बता रहा है। उदाहरण मैंने लिखे हैं, जैसे भीतर, घर के भीतर कौन है। आसपास, ठीक है, गांव के आसपास लोग रहते हैं, आसपास। फिर आपको देखना है कि कालवाचक क्रिया विशेषण तो नहीं है। तो कालवाचक मतलब समय के बारे में ज्ञात हो जिस क्रिया विशेषण से, कि अभी, ठीक है, वह अभी अभी आया है। ठीक है, आया है और अभी क्या है, क्रिया विशेषण है। तो कौन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, वह कल आया था, आया था कल, कल क्या है, क्रिया विशेषण है, लेकिन कौन सा, कालवाचक। अगला है परिमाणवाचक। परिमाण मतलब जिससे पता चले कि कोई चीज़ कम है या ज़्यादा है। ठीक है, कम है या ज़्यादा है। तो वह बहुत खाती है, खाती है की विशेषता क्या है, बहुत, क्रिया विशेषण है। तो कौन सी क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब उदाहरण से समझिए। उदाहरण संख्या 5, पायल धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे के नीचे रेखांकित किया है, तो सिर्फ क्रिया विशेषण आपको बताना है। तो क्रिया विशेषण कौन सा, रीति, किस प्रकार से चलती है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बस यही बताना है क्रिया विशेषण में। अगला है अव्यय। अव्यय में भी आपको जो भी अव्यय दिया होगा आपको ये देखना है कि वह अव्यय कौन सा है, बस यही बताना है। संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। अब उदाहरण से समझिए इसको कि संबंध बोधक क्या होता है अव्यय, समुच्चय बोधक क्या होता है या विस्मयादि बोधक क्या होता है। उदाहरण संख्या 6, ठीक है, पेड़ के ऊपर आम है। ठीक है, पेड़ क्या है, संज्ञा है। ठीक है, आम भी क्या है, एक संज्ञा है। के ऊपर के नीचे अंडरलाइन किया है, ये है अव्यय। अब यहाँ पे संबंध है, समुच्चय है या विस्मयादि बोधक। संबंध का अर्थ होता है कि वाक्य में दो शब्दों को जब जोड़ा जाए, जिस अव्यय के माध्यम से वाक्य के दो शब्दों को जोड़ा जाता है, यानी कि दो पदों को जोड़ा जाता है। वाक्य में जब दो पदों को जोड़ा जाए जिस अव्यय से, उसको बोलते हैं संबंध। ठीक है, संबंध मतलब एक पद का दूसरे पद से संबंध। जैसे पेड़ क्या है, एक पद है, आम क्या है, एक पद, उसको किससे जोड़ा गया है, के ऊपर। तो के ऊपर क्या बन जाएगा, संबंध बोधक अव्यय। 7th में देखो, मैं गिर गया क्योंकि वहां फिसलन थी। ठीक है, जब वाक्य में दो वाक्यांशों को, यानी कि अगर दो अलग अलग वाक्य लग रहे हैं तुम्हें, मैं गिर गया एक वाक्य अलग लग रहा है, वहां फिसलन थी दूसरा वाक्य अलग लग रहा है, दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए जब अव्यय का यूज किया जाए तो वो क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे मैं गिर गया एक वाक्यांश है, दूसरा वाक्यांश क्या है, वहां फिसलन थी, दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया, क्योंकि। तो क्योंकि क्या बन जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, अरे यह क्या हुआ। अब अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ये अव्यय है, लेकिन अव्यय कौन सा, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो अब आपका ये टॉपिक पद परिचय यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन क्रिया कैसी होती है, सकर्मक या आकर्मक, उसको पहचानने के लिए आप अगला वीडियो देखेंगे जो मैं आपको भेजूंगी। आप अपने सभी मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए। नमस्कार।